नमस्कार, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड का टॉक शो संघर्ष द स्टोरी ऑफ सक्सेस। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हमने अभी तक कई एपिसोड हम कर चुके हैं, लगभग 25 एपिसोड, जिसमें हम हर एपिसोड में किसी न किसी सेलिब्रिटी से या किसी फेमस पर्सनैलिटी से मुलाकात करते हैं। और इस शो का जो मेन पर्पस है वो है हम अपने यूथ को मोटिवेट कर सके कि वो कैसे अपने लाइफ में सक्सेस हो। और जिन लोगों ने लाइफ में सक्सेस हासिल की है, उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया है, वो सब जानकारियां हम इस शो के माध्यम से अलग अलग फेमस पर्सनैलिटी के साथ शेयर करते हैं, उनसे जानते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है, जो इस बार डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से विधानसभा क्षेत्र के लिए एमएलए के उम्मीदवार हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के गेस्ट सूरत नेगी जी का। नेगी जी नमस्कार। नमस्कार सागर जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयां, आप विधानसभा के लिए एमएलए के उम्मीदवार हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। और बहुत मैं बहुत धन्यवाद आपका। और इस आपके प्रोग्राम का सभी हमारा जो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी जी, इस प्रोग्राम का जो मेन पर्पस है वो है सर मोटिवेशन, कि हम अपने यूथ को मोटिवेट कर पाएं कि लाइफ में सक्सेस कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ तक की एजुकेशन आपने ली है। मेरी प्राइमरी तक की पढ़ाई मेरे गांव बरी से हुई है जी और छठी से 10वीं की पढ़ाई प्रोजेक्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भावानगर में हुई है। और जी। ग्रेजुएशन मेरा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सोलन से हुआ है। और उसके बाद जी एलएलबी की पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हुई है। ओके। तो इसलिए तो इसका बीए मतलब एलएलबी आपने, मेरी पढ़ाई हुई है। जी तो आपने गांव से लेकर के शहर तक हर जगह के स्कूलों में आपने एजुकेशन ली है। तो आपका राजनीति में आना किस तरह से हुआ है। मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड परिवार का नहीं है, ना हमने ओके। कभी सोचा था राजनीति में आएंगे। लेकिन जब मैं कॉलेज में गया +1 के अंदर सोलन कॉलेज में, तो ध्यान में आया कि वहां रैगिंग होती थी बहुत ज्यादा। मेरे मित्र जो हम कुछ भावनगर से गए थे, उन्होंने कहा भाई ये तो रैगिंग हो रही है और इसके बारे में अगर आंदोलन करना है, इसके बारे में विरोध करना है तो आप कर सकते हैं। थोड़ा स्वभाव शुरू से जो है निडर स्वभाव रहा है और अन्याय के विरुद्ध लड़ने का रहा है, बचपन से रहा है। इसलिए मेरे मित्रों ने कहा कि जो मुझे जानते थे, इसके इसके लिए आपको चुनाव लड़ना चाहिए। और मैं +1 में चुनाव लड़ा और मैं चुनाव जीता था 5 वोट से। और मैंने रैगिंग के विरोध में आंदोलन छेड़ा और उन्हीं दौरान विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। और विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जिससे अगर जुड़ जाए तो देश समाज की समझ आपको आ जाती है। और मुझे याद है काम करते-करते जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पहुँचा, तो एक हमारे प्रचारक जी ने कहा था कि अपने लिए तो पशु भी जीता है, आप जैसे लोगों के लिए, समाज, देश के लिए जीना चाहिए। तो इसलिए इस तरह की प्रेरणा से हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में आए। जी, तो आपने वकालत की है, तो आपने वकालत न करके आप राजनीति में फुल टाइम में आए, इसके इसके लिए आप में किस तरह से आपको ये प्रेरणा मिली कि अब फुल टाइम आपको राजनीति करनी है, जिस समाज तरह सेवा से मैंने करनी है। कहा कि हमारे संगठन में वरिष्ठ लोग कई बार ये कहते थे और विशेष रूप से मुझे बुलाकर कहा कि आप जैसे लोगों के लिए अपने लिए नहीं जीना है, समाज के लिए जीना है, विचारों के लिए जीना है। और ये प्रेरणा तो वहीं से मिली। लेकिन उसके साथ-साथ जब मैं हिमाचल में वापिस हुआ, पूर्णकालिक के काम नॉर्थ ईस्ट से मैं वापसी हुई मेरी 2006 के अंदर। मैंने प्रैक्टिस हाई कोर्ट में 2 साल किया। लेकिन उसके बाद जो है, क्योंकि लक्ष्य जीवन का और था, वन लाइफ वन मिशन जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए कहते थे, तो उस उद्देश्य को लेकर जब आपने जीवन में कुछ करना है तो फिर और चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो उस दृष्टि से मैंने राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से समाज का सेवा करने का रास्ता चुना। और ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। ये
पूरा समय आपको देना चाहिए यदि आप वास्तव में समाज और समाज का काम करना चाहते हैं, लोगों की सहायता करना चाहते हैं। तो इसलिए बिल्कुल, आपने वकालत करनी है, वो भी फुल टाइम है, पार्ट टाइम नहीं हो सकता। इसलिए बिल्कुल। मैंने जिस लक्ष्य को लेकर हम लंबे समय से काम करते रहे, फिर वही रास्ता हमने चुना है। जी। तो इस बार अगर आपको मौका मिलता है, जनता आपके साथ है, तो आपके जो किन्नौर के युवा हैं, उनके लिए क्या पॉलिसीज़ आप अपने माइंड में लेके चल रहे हैं? सागर जी, मैं पिछले 31-32 वर्षों से काम कर रहा हूँ, जी, सामाजिक राजनीतिक जीवन में। मैं कॉलेज में भी विद्यार्थी परिषद का प्रेज़िडेंट रहा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में भी विद्यार्थी परिषद का प्रेज़िडेंट रहा और मुझे इस बात की खुशी है कि वहाँ रहते हुए, काम करते हुए, विद्यार्थी परिषद 27 वर्षों के बाद जीती थी। और आज किन्नौर के अंदर भी पिछले 2007 से मैं दिन-रात यही काम कर रहा हूँ, कि लोगों के बीच काम करना, अभी पार्टी का काम करना और विशेष रूप से 4 साल जो मुझे सरकार में काम करने का मौका श्रद्धेय जयराम ठाकुर जी ने और मेरी पार्टी ने दिया है, उसमें भी किन्नौर के अंदर इस बात को लोग महसूस करते हैं कि 5 साल के अंदर बजट हो, चाहे विकास की दृष्टि से हो, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। कोई कंपैरिज़न नहीं हो सकता। विधायक रहते हुए कोई नहीं कर पाते, हमने उसको किया है। इसलिए मैं आज जनता के बीच में गया हूँ, जहाँ 4 साल का हमारे विकास की एक अनोखी गाथा किन्नौर के अंदर हमने लिखी है। उसके साथ-साथ उसके साथ-साथ मैं किन्नौर को एक विकास की दृष्टि से आगे ले जाने के लिए मेरे पास एक रोड मैप है। चाहे वो टूरिज़्म की दृष्टि से अभी अपार संभावनाएँ किन्नौर के अंदर है और बिल्कुल, जब हम बिल्कुल। टूरिज़्म को विकसित करना चाहते हैं, तो उसको हम चाहे वो सड़कों की दृष्टि से हमको ठीक करना पड़ेगा, कुछ मैन मेड रोपवेज़ बनाने पड़ेंगे, राफ्टिंग की ओर हमको जाना पड़ेगा। इसलिए इस दृष्टि से इस क्षेत्र में मैं काम करना चाहता हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि इट्स अ फर्स्ट टाइम कि किन्नौर में डिस्ट्रिक्ट टूरिज़्म ऑफिस खोला गया। श्रद्धेय ठाकुर जयराम जी से हमने रिक्वेस्ट किया, उसका नोटिफ़िकेशन हो गया है। अब कम से कम किन्नौर में टूरिज़्म क्षेत्र में काम करने के लिए एक ऑफिस सेटअप कर दिया गया है, जो इन संभावनाओं को देखेगी कि टूरिज़्म में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और नई राहें, नई मंजिलों के तहत अभी बहुत सारे स्थान हैं जहाँ अनएक्सप्लोर्ड है, उनको एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। एक तो मेजर काम ये रहेगा। लेकिन उसके साथ-साथ हमारे किन्नौर के अंदर एक बहुत लंबे समय से फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत लोगों के जो अधिकार थे, वो कोई नहीं दिला पाया। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने उसमें काम किया और आज हमें इस बात की खुशी है कि 344 केसेस को हम लोगों को ज़मीन दे पाए हैं। इस क्षेत्र में मुझे काम करना है। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट इसके अंदर कर रहे हैं, लेकिन मैं किन्नौर वासियों को ये कहना चाहता हूँ, उस एक्ट के अनुसार 13 दिसंबर 2005 से पहले जिनके पास पोज़ीशन ज़मीन थी, कब्ज़ा था, उसको उन सभी पात्र लोगों को हम एफआरए के तहत ज़मीन दिलाएँगे। और दूसरा, जी, नो-तोड़ के ऊपर बहुत राजनीति किन्नौर के अंदर होती रही है। लेकिन बिल्कुल। कभी भी एक जो है रिज़ल्ट की ओर नहीं लेकर गए हैं और उसमें भी मैंने काम किया है और जिस तरह से जगत सिंह जी और कांग्रेस के शासन में नो-तोड़ के ऊपर 2006 में ये तय हुआ कि अब हिमाचल के ट्राइबल एरिया में सिर्फ नो-तोड़ उनको मिलेगा जो लैंडलेस होंगे, जो कि गरीबों के साथ ये अन्याय वाला निर्णय था। और उसके साथ-साथ 2014 के अंदर जब नो-तोड़ खोलने की बात हुई, उसके अंदर भी इन्होंने कंडीशंस लगाए कि चंक एरिया ढूँढा जाएगा और उसके बाद जो है वो जगह लोगों को दिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट को, पहली बात तो ये है कि एफसीए को कोई सब कमेटी जो है कंडीशंस नहीं लगा सकती, अमेंड नहीं कर सकती है। वो एक बहुत बड़ा फॉल्ट कांग्रेस के शासन में हुआ है और आज हम श्रद्धेय ठाकुर जयराम जी के आशीर्वाद से टीएससी की मीटिंग में हमने ये दोनों कंडीशन हटाए हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट में एफसीए में स्टे लगा है, उसके कारण हम वो अधिकार अभी नहीं दिला पाए। लेकिन जैसे ही स्टे हट जाएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम किन्नौर के लोगों को नो-तोड़ के अधिकार हम दिलाने वाले हैं। इसलिए ये मूलभूत ऐसे विषय है जिसके बारे में किन्नौर की जनता काफी लंबे समय से इंतजार कर रही है
और एक हमने पूरा किया है, दूसरा को हम पूरा करेंगे और कुल मिला के संपूर्ण किन्नौर का समान विकास करेंगे और नौजवानों के लिए रोजगार के संभावनाएं कैसे तराशी जा सकती है उस क्षेत्र में काम करेंगे। और हमारे यहाँ जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बहुत बने हैं और जब हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बने हैं तो निश्चित रूप से उसका नुकसान उस क्षेत्र को होता है और नुकसान हुआ है, लेकिन सीएसआर के थ्रू हमारे को पैसा देने की बात है, उसमें उस क्षेत्र में नहीं लग रहा है जिस लेवल में लगना चाहिए। चाहे उसके साथ-साथ एक और जो रॉयल्टी की बात है देने के बाद था 2% वो नहीं मिल रहा है, उसके बारे में बात करने की आवश्यकता है। और कुल मिलाकर जो नए प्रोजेक्ट्स बड़े-बड़े बनने की बात है, जी, हमारे नौजवान विशेष रूप से ठोपन पारी वाले एरिया में जो प्रोजेक्ट प्रपोज्ड है, उसमें विरोध कर रहे हैं, नो मीन्स नो के तहत विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि नौजवानों की जो बात है, वो बिल्कुल ठीक है और उसके उस विषय में भी मैं पूरी तरह से नौजवानों के साथ हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमने 5 साल में एकमात्र पॉलिटिकल लीडर हूँ जिसने इन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का खुलकर विरोध किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि नौजवान साथियों का साथ रहेगा और जब यहाँ से मौका मिलेगा तो यहाँ किन्नौर की जो मूलभूत विषय है उनका पूरा अधिकार दिलाने के लिए हम काम करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे और जिस तरह से हमने गृह अनुदान के तहत पिछले जहां कांग्रेस के शासन में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक बजट रहता था, आज हमने उसको बढ़ा के 17.5 करोड़ बजट 5 साल के अंदर गरीबों के मकान बनाने के लिए दिया है। तो आज हमारे जी, पास एक भी एप्लीकेशन नहीं है, हमने उसमें भेदभाव नहीं जी, किया, गरीब गरीब होता है, हमने सबकी सेवा करने का प्रयास किया है। उसी मानसिकता के साथ, उसी लक्ष्य के साथ मैं आगे आने वाले समय के अंदर काम करने वाला हूँ और 31-32 वर्षों के संगठन और अभी 4 साल के सरकार में जो अनुभव हुआ है, निश्चित रूप से वो मैं किन्नौर के लोगों के लिए काम करना चाहता जी। ये जो किन्नौर के अंदर इतने प्रोजेक्ट बने हैं, इससे किन्नौर का विकास हूँ। हुआ है या विनाश हुआ है? और अब जिस तरह से कह रहे हैं कि नो मीन्स नो कि किन्नौर के अंदर अब कोई भी प्रोजेक्ट ना बने, आपकी क्या राय है कि क्या वाक़ई में अब किन्नौर में किसी प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है या अभी भी संभावना है कि कोई प्रोजेक्ट बने? किन्नौर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में सैचुरेशन में पहुंच चुका है। किन्नौर की धरती जो है अब हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को सहन नहीं कर पाएगी। यदि जबरदस्ती बनाया जाएगा तो इस क्षेत्र के लोग बेघर होंगे, बहुत बड़ा नुकसान किन्नौर की जनता का होने वाला है और इसको हम पूरी तरह से ढंग से हम विषय रखेंगे और जो हमारे लोगों के साथ यदि किसी भी तरह का अन्याय किया जाएगा तो हम जनता के साथ खड़े हैं और किसी तरह का अन्याय नहीं होगा। इस बात को मैं किन्नौर की जनता को एश्योर करना चाहता हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि किन्नौर की जनता भी इस बात को मानती है कि सूरत नेगी यदि बोलेगा तो वो करके दिखाएगा। मैं कोई चुनाव में खुश करने के लिए कोई बात नहीं कहता। मैं कह रहा हूँ जी। तो नौजवानों को मैं कहना चाहता हूँ आप आश्वस्त रहिए, सूरत नेगी का साथ दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद जो मेरा काम करने का होगा, हम करेंगे और किसी से भी हम टकरा जाएँगे अपने अधिकारों के लिए, अपने किन्नौर के अधिकार। जी। और एक चीज़ और है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो लोग राजनीति को एक तरह से गंदा मानते हैं, लोग नहीं चाहते हैं कि अपने बच्चों को राजनीति का करियर बनाएँ, जबकि पूरा जो देश है वो राजनीति की वजह से ही चलता है। तो आप क्या राय देंगे हमारे युवाओं को कि जिन्हें राजनीति में आना है, उन्हें किस तरह की आप तैयारियाँ अपने स्कूल टाइम से करनी होगी? सागर जी, आज के समय में पूरी दुनिया के अंदर लोकतंत्र ही एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके आधार पर समाज के हर वर्ग को मौका मिल सकता है, टैलेंट के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। चाहे रजवाड़ाशाही हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, वो ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जिसके कारण ल रियल टैलेंट आगे नहीं आता है। अगर महाभारत की बात करें तो आपने देखा होगा एक अंधा जो है भीम राजा बन गया, क्योंकि वो राजे का बेटा था। लेकिन लोकतंत्र की खूबी यही है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक चाय बेचने वाले एक साधारण जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री बने और ना केवल प्रधानमंत्री बने, दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक गिने गए हैं। इसलिए मेरा नौजवानों को आह्वान है कि राजनीति ये मुश्किल काम है, गंदा काम नहीं है, मुश्किल काम है। जीवन में खपाना पड़ता है अपने आप को सब कुछ लगाना पड़ता है। लेकिन ये दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण क्यों बना है इसके बारे में राजनेताओं को भी सोचना पड़ेगा।
लेकिन कहीं ना कहीं जनता को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि कभी देखना पड़ेगा राजनेताओं का, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जीवन के 31-32 वर्षों के संघर्ष में हमने तो संघर्ष ही किया है। मेरा कर्म पर विश्वास है। मैं मैनिपुलेटर जी नहीं हूँ, मैं चमचागिरी उस तरह का कर नहीं सकता, मेरा स्वभाव नहीं है। लेकिन इसीलिए कई लोग कहते हैं सूरत नेगी घमंडी है। घमंडी वो कहते हैं जो मुझे दबाना चाहते हैं, दबा नहीं पाते हैं। मैं गलत बात करता नहीं, गलत बात सहन करता नहीं, मेरे स्वभाव में है, आज से नहीं बचपन से है। इसलिए ये क्षेत्र बहुत मुश्किल है। राजनीति क्षेत्र जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो धारणा लोगों ने बना रखा है कि राजनीति गंदी चीज है या राजनीति में भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार तो आज समाज के हर वर्ग में है। मैं देखता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ, जिसको थोड़ा मौका मिलता है वो दबोच लेता है। लेकिन राजनीति तो तपस्या है। कुल मिलाकर ये राजनीति इतना आसान भी नहीं है और राजनीति सैक्रिफाइस है। और जो करेगा घर-बार छोड़ना पड़ता है, परिवार को डिस्टर्ब करना पड़ता है और अपना जीवन खपाना पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर जिस व्यक्ति के मन में ये क्लियरिटी हो जाए कि समाज का मुझे काम करना है, जो काम मैं करता हूँ वो अच्छा काम है और वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आप राजनीति के आधार पर ही जो है समाज का बेहतर सेवा कर सकते हैं। ये लक्ष्य जो अगर ये बात आपको समझ आ जाती है, फिर कठिन परिस्थितियों में से भी आदमी आगे आता है। और जहां तक गलत या गंदी या भ्रष्टाचार का विषय है, वो तो जिसमें व्यक्ति के मन में खोट है, वो नौकरी वाला भी भ्रष्टाचार बहुत करता है। जिसने नहीं करना है, नौकरी वाला भी बहुत अच्छा है। और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार करने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन जितना तपस्या यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र में होता है, मुझे लगता है कि इससे बड़ा सैक्रिफाइस जिस तरह से हमने किया है, ये नहीं है। ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। लेकिन अगर आपको लगता है नौजवान साथियों को राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए। यदि आपको लगता है कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं हैं, तो अच्छे लोग नहीं हैं बाहर खड़े बैठकर बोलने से नहीं होगा। आपको राजनीति में आना होगा और राजनीति में लड़ाई लड़नी होगी। और क्योंकि आप भंगियों का भी एक टीम होता है ना? तो इसलिए जो गलत काम करते हैं उनका भी एक सर्कल होता है। लेकिन यदि आपको लगता है कि ठीक होना चाहिए, व्यवस्था सिस्टम ठीक होना चाहिए, सिस्टम में राजनीतिक क्षेत्र में कुछ चीजें आपको लगता है कि ठीक होना चाहिए, तो अपने आप को आना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं मोहब्बत करना है तो यदि मोहब्बत की बात समझना है तो मोहब्बत करना पड़ेगा। और किश्ती बिल्कुल अगर बिल्कुल आपको पार करना है तो किनारे में खड़े होके नहीं होगा, आपको किश्ती में सवार होना पड़ेगा। इसलिए ये होना सारी पड़ेगा। चीजें ऐसी है जिसके आधार पर हम राजनीति को ठीक से समझ पाएंगे यदि अंदर जाएंगे तो। जी, तो सूरज जी, आपके जो आने वाले आगे के लिए एजुकेशन और हेल्थ को लेकर के क्या पॉलिसीज रहेगी? क्या आपके एक रोड मैप आपने तैयार किया है? हेल्थ के सेक्टर में जयराम जी के आशीर्वाद से हमने किन्नौर में बहुत बड़ा काम किया है। 3 पीएससी नए बनाए हैं, नाको के अंदर है और पांगी के अंदर हमने नया पीएससी खोला है। शोबरियानंग शौंग पंचायत में हमने नया पंचायत पीएससी खोला है। भावानगर में सीएससी से सीएच किया है। अब वहां 6 डॉक्टर बैठेंगे, 2 स्पेशलिस्ट बैठने की व्यवस्था है। स्पिलो के अंदर 2 ये पीएचसी से सीएचसी किया है, वहां 4 डॉक्टर बैठेंगे। इसलिए हमने बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र के अंदर किया है। और रिकांगपिओ में इट्स द फर्स्ट टाइम किन्नौर के इतिहास में मैं कह सकता हूं कि एक समय ऐसा था सारे के सारे स्पेशलिस्ट रिकांगपिओ के अंदर थे। गायनी के डॉक्टर हो, बच्चे का डॉक्टर हो, चाहे वो एनेस्थीसिया का पहली बार हिस्ट्री में रहा हो। तो हमने रिकांगपिओ को भी डेवलप करने का काम किया है। उसके साथ साथ और बहुत संभावनाएं हैं जहां पर हमको पीएचसी और मेडिकल क्षेत्र में ना केवल हम नए इंस्टीट्यूट खोले, बल्कि जो है व्यवस्था उसको ठीक करने की आवश्यकता है, उस क्षेत्र में मैं करूंगा। और उसके साथ साथ एजुकेशन की जो समस्या है, मुझे लगता है कि ट्राइबल एरिया के अंदर एक तो ये एक बड़ी समस्या हो गई है। लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे बच्चे नहीं पढ़ते, गवर्नमेंट स्कूल में जो है पैसे वाले लोग नहीं पढ़ते हैं। इस तरह की जो धारणा बनी है, कहीं ना कहीं इसको तोड़ना पड़ेगा। और यहाँ जो दूर दराज में है वहाँ एजुकेशन पॉलिसी कहीं चेंज करना पड़ेगा। जिस तरह से शेड्यूल्ड एरिया के अंदर लोग आ नहीं रहे हैं, ट्राइबल एरिया के अंदर,
तो यहाँ इन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से अलग योजना बनानी पड़ेगी, जिससे अध्यापकों की पूर्ति भी हो जाए और लोगों को प्रेरित भी करना पड़ेगा कि बच्चे जो है लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाएं। जी। और एक अंतिम मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी एक ट्रेंड बन रहा है कि लोगों को फ्री में कुछ देने की बात सरकारें कर रही है कि अगर हमारी सरकार आती तो हम ये देंगे वो देंगे। तो ये फ्री वाली पॉलिसी है, क्या ये उचित है या फिर इसमें जो जनता है वो जिसे कहते हैं कि निकम्मी बनती जा रही है? आपके क्या विचार है इसको लेकर के? समाज को बैलेंस करने के लिए हर तबके को लाभ हो, हर तबका जो है सुरक्षित रहे, उसके गरीब आदमी के लिए भी हमको सरकारों को व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन निश्चित रूप से ज़्यादा फ्री का कल्चर देश हित में नहीं है। लेकिन बिल्कुल। मिनिमम कैसे हम लोगों को लाभ पहुँचा सके, इसका व्यवस्था करना जी। चाहिए। जिस तरह से जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश में पहले 80 साल से ऊपर के लोगों को पेंशन मिलता था बिना इनकम के कंडीशन के। आज उसको 60 साल जी। किया है। इसलिए हम ये सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बुजुर्गों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बने हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनने के कारण जहाँ लोकल लोगों को नुकसान हुआ है, लेकिन उसके साथ-साथ जो है बहुत सारे गरीब लोग हैं, चोरियाँ हो रही है, उसको रोकना यदि है आपको, समाज में बैलेंस करना है, तो निश्चित रूप से 125 यूनिट का जो बिजली दिया गया है, वो एक बहुत ही जी। सराहनीय कार्य है। और इसमें लेकिन कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। यदि हम कॉम्पिटिशन इसमें करेंगे, अभी कांग्रेस वाले कहते हैं 300 यूनिट करेंगे, तो ये खाली घोषणाओं के आधार पर यूपी ने भी रिजेक्ट कर दिया। जहाँ पर मैं कह सकता हूँ हिमाचल से यूपी का जो है ज़्यादा क्षेत्र गरीबी की रेखा से नीचे आता है और हिमाचल तो बहुत शिक्षित लोग हैं, यहाँ फाइनेंशियल दृष्टि से भी उस दृष्टि से बहुत मजबूत है। इसलिए यहाँ जी। बहुत ज़्यादा मुँहफ़तखोरी की बात कोई घोषणाएँ करेंगे तो उसको प्रदेश सहन नहीं करने वाला है क्योंकि यहाँ एजुकेटेड लोग हैं, बहुत प्रोग्रेसिव लोग। जी। सूरज जी, अंतिम लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज तक के जो पॉलिटिकल करियर आपका रहा है, इसमें आपकी बड़ी-बड़ी उपलब्धियाँ क्या रही हैं? मैं जो है जैसे मैंने पहले भी कहा मैं +1 में सीआर इसलिए बना था, उस समय रैगिंग होती थी, उसके विरोध में मैं खड़ा हुआ और जी। स्वभाव से है कि मुझे डर नहीं लगता किसी चीज़ से और अन्याय देख नहीं सकता और इसीलिए सच बोलने की आदत है, कई लोगों को सच अच्छा नहीं लगता है। हमने उसके विरोध में आंदोलन किया। सोलन कॉलेज में इस बात के सभी साक्षी है कि हमने अन्याय के विरुद्ध वहाँ लड़ाई लड़ी और सोलन कॉलेज का मैं प्रेज़िडेंट भी विद्यार्थी परिषद का रहा, हिमाचल प्रदेश का जॉइंट सेक्रेटरी रहा, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में विद्यार्थी परिषद का प्रेज़िडेंट रहा और संगठन मंत्री मैं चंडीगढ़ का रहा विद्यार्थी परिषद का। और ऑल हिमाचल स्टूडेंट एसोसिएशन चंडीगढ़ में हमारे समय में हुआ करती थी, नॉन पॉलिटिकल उसका भी मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा, चुनाव लड़कर मैं जीता, पूरे हिमाचल के 7,000 विद्यार्थी उस समय चंडीगढ़ होते थे और मैं विद्यार्थी परिषद में अमृतसर संभाग संगठन मंत्री भी रहा। 3 साल नॉर्थ ईस्ट में विद्यार्थी परिषद का काम किए, पूर्णकालिक के रूप में और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मैं सदस्य भी रहा और 2007 में मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया और प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष किन्नौर का रहा। उसके बाद एसटी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहा भाजपा का और फिर उसके बाद अभी सरकार में मुझे 4 साल काम करने का मौका मिला और पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी का मैं सदस्य हूँ। जी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके पास समय की अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि अभी आपको मुझे लगता है इलाका बहुत ज़्यादा है, दौड़-भाग आपकी ज़्यादा जी, है। तो मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ है, आप विजय हो इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा और आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सागर जी। मेरे दूसरे हाथ में फ़ोन है इसलिए मैं हाथ जोड़ नहीं पाऊँगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपकी आपके जो है शुभकामनाएँ हमेशा साथ रहती है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये थे सूरत नेगी जी। हाँ जी।
हाँ जी बढ़िया। ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट तो वहाँ करना है। हाँ? शाम को निकलने वाले थे वो। निकलना था ना, यहाँ गाड़ियां फंस गई। अच्छा हाँ, ऊपर ही चलते मोबाइल भी चार्ज। तो रात को निकलना था गाड़ियां, फिर 1:30 बज गए, 12:30 हो गए। 12:30 के बाद